माँ भारती का वंदन है और आप सबका अभिनंदन है। शिवरात्रि का पर्व मनाने के बाद हम दोबारा से आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग से होम्योपैथी फॉर वेलनेस की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। और आज का जो टेस्टिमनी केस है वो IBS इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो ये जो टेस्टिमनी केस है, वैसे तो IBS के हमने हिमगिरी में कई केस सॉल्व किए हैं, पर सबसे जो सीनियर मोस्ट केस है जो पिछले काफ़ी टाइम से हमारे उसमें आया है, तो उसको हमने कैसे ट्रीट किया, क्या दवाई दी और उसमें हमने एडिशनल होम्योवेटर और बायोकेमिक का प्रयोग भी किया है, जिससे कि केस जो थोड़ा फास्टर मोड में आ जाता है और उसके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमने क्या क्या प्रयोग किए हैं वो सारा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड आपको डिस्क्लोज किया जाएगा। पर सबसे पहले देखने की बात ये है कि ये जो इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम जो है, इसकी वजह क्या है, ये ट्रिगर क्यों होता है और इसको हम हैंडल कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा काज है जो गट ब्रेन एक्सिस डिसफंक्शन, गट ब्रेन एक्सिस डिसफंक्शन जो है, दैट इज़ द मेजर सोर्स। ये कैसे इफ़ेक्ट करता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जिन लोगों की ड्यूटी नाइट की रहती है, रात को जो देर तक अपनी ऑफिस वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनका जो नॉर्मल गट का ठीक होने की प्रक्रिया है, जो जब हम रात को सोते हैं तो हमारा शरीर जो है वो मेंटेनेंस मोड में आ जाता है। सबकॉन्शियस माइंड जो वर्क करता है हमारे शरीर के अलग अलग अंगों को, लिवर को, किडनी को, गट को, सारे बॉडी के जॉइंट्स को, ये दिस इज़ द रिपेयर ड्यूरिंग द स्लीप आवर्स। अब जिस पीरियड में गट ने अटेंड होना है, सबकॉन्शियस माइंड ने सिग्नल देना है कि अब गट की रिपेयर की जाए। ये ऐसे ही है जैसे गाड़ी को गैरेज में लगा देते हैं और गाड़ी के सारे पार्ट पुर्जे जो है चेक होते हैं और गाड़ी अल्टीमेटली मेंटेन होके और आपको डिलीवर कर दी जाती है, अभी आप इसको आप चला सकते हो। सिमिलरली डेली रात को जब हम सोते हैं तो नेचर की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि हमारे सारे सिस्टम की रिपेयर होती है। सबकॉन्शियस माइंड अंदर से सिग्नल देता है और अलग अलग पोर्शंस की रिपेयर बॉडी की होती है। तो ये जब हम नेचुरल वे में तो हमारी रिपेयर होनी चाहिए और हम इन्वॉल्व हैं अपने ऑफिस वर्क में, तो क्या है, गट ब्रेन डिसफंक्शन जो है ये इसकी हैपनिंग हो जाती है। ओके। दूसरा इसका कारण है एबनॉर्मल गट मोटिलिटी। संकोचन जो क्रिया है, जैसे हम स्टूल के लिए जाते हैं, पोटी के लिए जाते हैं, तो एक संकोचन की प्रक्रिया होती है। संकोचन की प्रक्रिया होती है, अंदर हमारे पेट से ऐसा प्रेशर बनता है कि वो हमारा जो फ्लक्स है वो बाहर चला जाए। ओके। तो पर ये है कि विद एज एंड विद मोटिलिटी, जो ये वाली संकोचन की मोटिलिटी जब कम हो जाती है तो भी ये इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम बनता है। इन्फेक्शन हो जाती है गट में, उसकी वजह से भी ये होता है। और बैक्टीरिया का इनबैलेंस हो जाता है ड्यू टू RO4। RO4 जो है वो बैक्टीरिया को नील कर देता है और जीवाणु बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो उससे भी ये इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम डेवलप होता है। अब इसके ट्रिगर होने का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र में बताया आपको, मेजर काज है
कि हम रात को लेट आवर तक, अब जैसे एमएनसी में बच्चे काम करते हैं या कोई और भी वजह हो सकती है, जब रात को देर तक जागते हैं किसी भी वजह से, तो नेचुरल है कई नाइट ड्यूटीज़ ऐसी होती हैं जो रात को, ग्रेव यार्ड की शिफ्ट है जो रात को 12 बजे शुरू होती है और सवेरे 8 बजे तक चलती है। उस शिफ्ट में भी पेट का खराब होना एक नेचुरल रीज़न बन जाता है। ओके। दूसरा है स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। आजकल इतना स्ट्रेस बढ़ गया है सोसाइटी में और इतनी एंग्जाइटी है, उसकी वजह से भी ये वाला सिंड्रोम जो है ये ट्रिगर हो जाता है। डाइटरी फैक्टर हैं, जब बहुत ज़्यादा हैवी मील्स खाते हैं, और फैटी लिवर के केस में मैंने जैसे आपको सबमिट किया था कि जितना हम लेट खाएंगे और जितना हैवी डाइट रात के वक्त लेंगे उतना हमारे सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ेगा और उससे भी ये इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम जो है ये ट्रिगर हो जाएगा। हार्मोनल वजह भी होती है, जैसे मेंसेस वगैरह हैं फीमेल में आते हैं, तो हार्मोनल वजह से भी ये वाला सिंड्रोम जो है ये ट्रिगर हो जाता है। नाउ हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू हैंडल दिस पर्टिकुलर सिंड्रोम, हाउ टू सॉल्व दिस सिंड्रोम। तो इसमें हमने सबसे पहले है वाटर मैनेजमेंट। हमने वाटर की इनटेक को इम्प्रूव करना है। इसको अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें वाटर मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने पहले भी बताया है, 20 किलो भार के लिए 1 लीटर पानी की ज़रूरत है। अगर आपका वेट 60 किलो या 60 किलो से ज़्यादा है, मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड टू द बॉडी 3 लीटर प्लस। ओके। एंड इससे भी और ज़्यादा ज़रूरी बात, सुबह आप क्या ब्रश वगैरह करके पानी पीते हैं या आपको क्या करना चाहिए? तो इस बात को समझने के लिए सुबह उठेंगे और उठते ही कोलगेट करना शुरू कर देंगे और ब्रश करेंगे और फिर पानी पिएंगे। ये प्रक्रिया जो है ये हमारे जो सारा जो रात का सेलिव है उसको बाहर निकाल देती है और इससे इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम डेवलप होता है। हमने क्या करना है, क्या मुझे बताओ, कोई ऐसा जानवर जो दरिया पे जाता हो और जाके ब्रश करता हो और उसके बाद पानी पीता हो, क्या कोई ऐसा जानवर है? नेचुरल वे है भी, वो जाते ही अपना दरिया पे पानी पिएगा, कोई कुल्ला नहीं करता वो और कभी बीमार भी नहीं होता। सेम इज़ द थिंग टू बी डन बाय वी पीपल। हमें भी सुबह जो पहला पानी पीना है वो बिना कुल्ला किए पानी पीना है। लगभग 1 लीटर पिएंगे तो आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी। अच्छा, दूसरा ये है, सुबह उठते ही एक चाय पीने की प्रक्रिया है। कुछ नहीं किया, ब्रश नहीं किया, कुछ नहीं खाया और चाय पी ली है। ये भी सारी प्रॉब्लम की जड़ है। सुबह पहले बिना कुल्ला किए पानी पिए, आप 2-3 गिलास पिए और एक होम्योवाटर ऐड कर रहे हैं। 3 मदर टीचर आपको बताएंगे जिनके 10-10 ड्रॉप आधा कप पानी में डाल के आपने लेने हैं, जिनको ये इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। वैसे तो दिन में 3 बार लेने हैं, वो सारा मैंने आपको डिटेल में स्लाइड में दिखाएंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में इसको समझाएंगे भी लेना कैसे है। ओके। और दूसरा जो बात है वो है डाइट मैनेजमेंट, वर्कआउट। ये आपने ऑब्ज़र्व करना है। वर्कआउट में आपने कपालभाति ज़रूर करनी है। कितनी? 300 बार करनी है। स्लो में करनी है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करनी। जो एज फैक्टर जिनका 45 प्लस है और ये वाला सिंड्रोम है, उन्होंने कपालभाति ज़रूर करनी है। 5 मिनट में लगभग 300 बार हो जाएगी, पर करनी स्लो में है, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करनी। तो ये आपके
इस सिंड्रोम को हेल्प करेगी। और भी वर्कआउट आप कर सकते हैं, जिम में जाते हैं और जाते हैं, ऐसा वर्कआउट जिससे आपके गट के ऊपर थोड़ा सा मतलब मूवमेंट बने। ओके। और तीसरा आपने इसमें डाइट मैनेजमेंट करनी है, और वो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं खाना और इजीली डाइजेस्टिबल फूड लेना है जब तक आपकी ये प्रॉब्लम हल नहीं होती। और जब तक मेरी बताई हुई दवाइयाँ आप ले रहे हैं उतनी देर आप मतलब ज़रा सॉफ्ट मील्स लेंगे जो इजीली डाइजेस्टिबल हों। दही चावल है, खिचड़ी है, वेज दलिया है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। रात को बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेना, राजमा, चने और जो लंगर वाली दाल है, ये रात के वक्त आपने, जिनको ये वाला सिंड्रोम है, उन्होंने अवॉइड करनी है। ओके। नाउ हम आपको स्लाइड शो दिखाएंगे। उस शो में आपने ये देखना है और उसकी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। और एक बहुत पेकुलियर केस आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, और दैट इज़ अबाउट ए पर्सन who first encountered homeopathy in India। क्या आप उसका नाम पता है? मैं एक हिंट दे सकता हूँ कि वो महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में सन 1839 में उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह जी को ट्रीटमेंट दिया है। तो जोहन मार्टिन होनिगबर्गर इस नाम के डॉक्टर हुए हैं, एमडी लेवल के। ये कैसे इंडिया आए, क्या इनका पर्पस था आने का, और कैसे होम्योपैथी का इनकल्ट हुआ, ये मैं आपके साथ स्लाइड शो में शेयर करूंगा और आपको बाकी की प्रक्रिया भी बताएंगे। वेलकम बैक। आशा है कि आपने स्लाइड शो देख लिया होगा और उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो जो जिक्र मैं महाराजा रणजीत सिंह जी का कर रहा था, उनके दरबार में ये डॉक्टर साहब आए हैं सन 1829-30 में। ओके। और उस वक्त कुछ फौजियों को प्रॉब्लम थी, हाइड्रोफोबिया हो गया था अफ़गानिस्तान में, और बहुत ज़्यादा डेथ रेट बढ़ रहा था। तो डॉक्टर साहब ने उनका ट्रीटमेंट सक्सेसफुली किया है, और इसकी वजह से राजा रणजीत सिंह जी को बड़ा अच्छा मैसेज मिला कि इस डॉक्टर ने फौजियों को ठीक कर दिया है। उसके बाद एक बहुत प्रिय घोड़ा था महाराजा रणजीत सिंह जी का, उसको अल्सर हो जाता है। उसका अल्सर भी इसी डॉक्टर जिनका मैंने नाम लिया है, जोहन मार्टिन होनिगबर्गर, इन्होंने उसका ट्रीटमेंट भी किया और वो घोड़ा भी ठीक हो गया। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह जी ने इनको अपने दरबार में फिजिशियन की पोस्ट पर अपॉइंट किया, और भी तोपखाने की जिम्मेवारियां भी दी, कई तरीके के और काम भी इनके जुम्मे लगाए गए। 1839 में जब महाराजा रणजीत सिंह जी बीमार हो जाते हैं, उस वक्त भी इन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस ट्रीटमेंट में इन डॉक्टर साहब ने महाराजा रणजीत सिंह जी को दवाई क्या दी है? वो दवाई दी है उन्होंने डलका मारा, लो पोटेंसी में दी है और अल्कोहल में मिक्स करके दी है, और उससे उनके ट्रीटमेंट को इम्प्रूवमेंट मिली है। महाराजा रणजीत सिंह ठीक होने शुरू हो गए हैं। बेशक वो पूरी तरह नहीं ठीक हो पाए और उसके बाद वो कोलैप्स कर गए हैं, पर
ट्रीटमेंट इनका चला और उससे इम्प्रूवमेंट हुई। ये डॉक्टर साहब खुद बीमार हुए हैं जब वापस गए हैं पेरिस, और इनको हैजा हो जाता है, और उसका ट्रीटमेंट इन्होंने इपिकाक से किया है और उससे ये ठीक हुए हैं। उसके बाद दोबारा वापस आते हैं इंडिया, और महाराजा रणजीत सिंह जी की डेथ के बाद ये कलकत्ता जाके सेटल हो जाते हैं और वहाँ प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ही इज़ द फर्स्ट मैन टू इंट्रोड्यूस होम्योपैथी इन आवर कंट्री इंडिया एट कैलकटा। ओके, तो ये अपनी संवेदनाएं प्रकट करने का एक तरीका है। पर ये एमडी लेवल के डॉक्टर हैं, हनीमन साहब के संपर्क में रहे हैं, और अपना ट्रीटमेंट जब होम्योपैथी से करके ठीक हुए हैं तो इन्होंने सारा काम होम्योपैथी से करना शुरू किया। अब वो केस जो ओपन करना है हमने, उसमें हमने क्या दवाइयाँ दी हैं ये आपके साथ शेयर करना है, और होम्यो वाटर और बायोकेमिक में क्या दिया है ये भी शेयर करना है। तो ये आपने स्लाइड देख ली होगी, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो अब ले सकते हैं। ये 3 दवाइयाँ उनको दी गई हैं, नक्सवोमिका, कार्बोवेज और लाइकोपोडियम। इन तीनों दवाइयों का 2-2 ड्रॉप मॉर्निंग में नाश्ते से पहले, दोपहर को खाने से आधा घंटा पहले, और रात के खाने से आधा घंटा पहले 2-2 ड्रॉप अपनी जीभ पर लिए हैं। सुबह नक्सवोमिका ली है, दोपहर को कार्बोवेज लेनी है, रात को लाइकोपोडियम। हफ्ते में एक बार ब्रायो 200 दी है उनको। ओके, और ये जो है थर्सडे को दी गई है, थर्सडे को कोई और दवाई नहीं दी। सुबह नाश्ते और रात के डिनर से आधा घंटा पहले 2 बार दी है, थर्सडे को ब्रायो 200। ओके, और इनको जो हमने होम्यो वाटर दिया है, एक आंवला से बनने वाला मदर टिंचर है, एम्बेलिका ऑफ कहते हैं उसको, और ये 10 ड्रॉप, और एक एलोस्कोरोटिनिया है, ये एलोवेरा से बना है और इसके भी 10 ड्रॉप, और तीसरा कार्डूज मैरिनस, इसके भी 10 ड्रॉप। सुबह दोपहर शाम, नाश्ते से आधा घंटा बाद, दोपहर के खाने से आधा घंटा बाद, और रात के खाने से आधा घंटा बाद 3 बार ये दिया है। और 6 दिन के अंदर अंदर उस पेशेंट को ये एहसास हो गया भी मैं इस दवाई से ठीक हो जाना है। ट्रीटमेंट उसका 2 महीने चला है। 2 महीने के बाद वो उसके जो इरिटेटेड बाउल थे वो ठीक हो गए, और उसके बाद उसने दवाई बंद हो गई है उसकी। ओके, और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, उन दोस्तों के साथ, उन रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका होम्योपैथी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, ताकि ये आने वाले एपिसोड उनको नोटिफिकेशन में इंडिकेट हो सके। ओके, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसला होम्योपैथी का करना है, मंजिल होम्योपैथी की सिद्ध करनी है। हमारा लक्ष्य क्या है? होम्योपैथी, होम्योपैथी एंड सिर्फ होम्योपैथी। जय हिंद, जय भारत।